अक्सर ये सवाल उठता है ना कि ये सारी बातें, ये कहानियां, इनका सोर्स क्या है, कहां से आती हैं ये? तो देखिए, सोर्स हैं ये किताबें, तारीख अत-तबरी, इब्न असीर, इब्न कसीर। पर एक मिनट, क्या हमने कभी ये सोचा है कि इन किताबों का सोर्स क्या था, इनकी अपनी कहानी क्या है? देखिए, जब भी हमें पास्ट को समझना होता है, हम ऐसी ही किताबों का सहारा लेते हैं, है ना? ये किताबें एक तरह से गुजरे हुए जमाने में झांकने वाली हमारी खिड़कियां हैं। तो चलिए इसी रहस्य में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। सवाल तो यही है कि ये किताबें जो हमारे पूरे इतिहास की बुनियाद हैं, आखिर ये आई कहां से? और यकीन मानिए, इनकी अपनी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। ये एक ऐसे सफर की कहानी है जिसमें नॉलेज को, ज्ञान को मिटाने की न जाने कितनी ही कोशिशें हुई, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरह बच निकला। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, उस दौर से जब एक पूरी सिविलाइजेशन की दास्तां हमेशा के लिए खो जाने की कगार पर आ खड़ी हुई थी। बात है आज से करीब 1400 साल पहले की। पैगंबर मोहम्मद के जाने के बाद जो शुरुआती खलीफा थे, उन्होंने कोई इतिहास नहीं लिखवाया। क्यों? क्योंकि इसकी कोई जरूरत ही महसूस नहीं हुई। सोचिए, ज्यादातर सहाबा, मतलब वो लोग जिन्होंने उन सारी घटनाओं को अपनी आंखों से देखा था, वो तो अभी भी जिंदा थे। लेकिन वक्त के साथ एक बड़ा कल्चरल क्राइसिस पैदा होने लगा। जैसे जैसे वो पहली पीढ़ी गुजरती गई, जो नई पीढ़ी आ रही थी, वो अपने हीरोज को, जैसे खालिद बिन वलीद को, भूलने लगी थी। और उनकी जगह कौन ले रहा था? रोमन और फारसी किरदार। अब इस क्राइसिस को एक दूरदर्शी खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज ने पहचाना। उन्होंने इतिहास को बचाने के लिए पहला ऑफिशियल कदम उठाया। उन्होंने उस जमाने के सबसे बड़े स्कॉलर इब्न शिहाब अल ज़ुहरी को बुलाया और एक मिशन दिया। पैगंबर की जिंदगी के बारे में जो कुछ भी बचा खुचा है, जो भी यादें हैं, उन्हें फौरन इकट्ठा करो। ज़ुहरी ने बिल्कुल वैसा ही किया और उन्होंने इस्लाम के इतिहास की सबसे पहली किताब लिखी। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। जैसे ही ये किताब पूरी हुई, खलीफा को शहीद कर दिया गया और सिर्फ 30 साल बाद उमैयद हुकूमत के खात्मे के साथ साथ वो पहली कीमती किताब भी दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गई। तो उमैयद खिलाफत तो खत्म हो गई, लेकिन उनकी जगह एक नई पावर ने ली, अब्बासी खिलाफत। और इनके साथ आई एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने ज्ञान को सहेजने का, उसे बचाने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, उस जमाने में किताबें लिखी जाती थीं पेपायरस पर, जो बहुत महंगा और नाजुक होता था। अब कागज बनाने की जो तकनीक थी, वो एक सीक्रेट थी, और ये सीक्रेट था सिर्फ चीन के पास। लेकिन फिर हुई तालास की लड़ाई। इस लड़ाई में मुस्लिम सेना ने कुछ ऐसे चीनी सैनिकों को कैदी बना लिया जिन्हें ये राज मालूम था। बस अब्बासी खलीफा हारून अर रशीद ने इस टेक्नोलॉजी की अहमियत को फौरन समझा और बगदाद में दुनिया की सबसे बड़ी कागज की फैक्ट्रियां खड़ी कर दीं। और बस इसी एक खोज ने इस्लामिक गोल्डन एज का दरवाजा खोल दिया। अब कागज सस्ता था, हर किसी के लिए अवेलेबल था, और इसका नतीजा ज्ञान का एक ऐसा धमाका हुआ जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। इस दौर में वैसे तो कई महान स्कॉलर्स हुए हैं, लेकिन एक नाम है जो सबसे ऊपर आता है, इमाम अल-तबरी। इन्होंने लिखी तारीख अत-तबरी, जो दुनिया की शुरुआत से लेकर उनके अपने वक्त तक का एक विशाल इतिहास है। लेकिन उनकी महानता सिर्फ उनके काम में नहीं थी, उनके किरदार में भी थी। सोचिए, कहा जाता है कि वो बगदाद के एक स्कूल में सिर्फ 10 दिनार की मामूली सी सैलरी पर पढ़ाते थे। एक बार तो उन्हें सोने से भरा एक संदूक तोहफे में मिला, तो उन्होंने उसमें से सिर्फ अपने 10 दिनार उठाए और कहा, बस यही मेरी तनख्वाह है। अच्छा, तबरी के बाद हमारी कहानी एक और बड़े हिस्टोरियन तक पहुंचती है, एक ऐसे इंसान तक जो सिर्फ इतिहास लिख नहीं रहा था, बल्कि इतिहास को अपनी आंखों के सामने बनता हुआ देख रहा था। और वो थे इब्न अल आसिर। वो क्रूसेड्स के दौरान सलादीन की फौज का हिस्सा थे। तो जाहिर है, अपनी किताब अल कामिल फिल तारीख में उन्होंने सलादीन की जीतों का तो जिक्र किया ही, लेकिन साथ ही उन्होंने पूर्व से उठ रहे एक नए और बेहद खतरनाक खतरे का भी जिक्र किया, मंगोल। और यहीं से हमारी कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है। 400 साल की मेहनत, ज्ञान और कल्चर का वो शानदार सेंटर बस एक ही झटके में तबाह होने वाला था। देखिए, साल 1258 से पहले बगदाद दुनिया का इंटेलेक्चुअल सेंटर हुआ करता था। वहां थी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, बैत उल हिकमा, यानी हाउस ऑफ विजडम। लेकिन फिर आए चंगेज खान के पोते हलाकू खान, और उसकी मंगोल सेना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस दौर के लोग लिखते हैं कि हलाकू की फौज ने शहर में ऐसा कत्लेआम मचाया कि दजला नदी का पानी कई दिनों तक खून से लाल बहता रहा।
और जब उन्होंने बैतुल हिकमा की लाखों किताबों को उस नदी में फेंका तो उनकी स्याही से नदी का पानी काला पड़ गया और बस उसी के साथ इस्लामिक गोल्डन एज का अंत हो गया। इस तबाही के बाद जो हुआ उसे द ग्रेट डाइवर्जेंस कहा जा सकता है। दुनिया की जो इंटेलेक्चुअल जर्नी थी वो दो अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ी। एक तरफ थी तबाही और दूसरी तरफ एक नया आविष्कार जन्म ले रहा था। मंगोलों के हमले के बाद मुस्लिम दुनिया में नॉलेज का प्रोडक्शन बहुत बहुत धीमा पड़ गया। सोचिए, एक माहिर से माहिर लेखक भी हाथ से एक दिन में मुश्किल से 40 पेज ही लिख पाता था। लेकिन ठीक उसी दौरान यूरोप में गुटेनबर्ग ने एक ऐसी मशीन बना ली थी जो एक दिन में 40 नहीं, 400 नहीं, बल्कि 4000 पेज छाप सकती थी। ये थी प्रिंटिंग प्रेस। और यहीं पर इतिहास ने वो निर्णायक मोड़ लिया जिसकी हम बात कर रहे थे। एक तरफ था यूरोप जिसने इस नई टेक्नोलॉजी को हाथों हाथ लिया और दूसरी तरफ थी उस्मानिया सल्तनत जिसने इसे ईसाई आविष्कार मानकर या शायद इस डर से कि हजारों लिखने वालों की नौकरी चली जाएगी करीब 300 साल तक इस पर बैन लगाए रखा। और नतीजा हम सब जानते हैं। यूरोप में आया रेनेसा और साइंटिफिक रेवोल्यूशन, जबकि मुस्लिम दुनिया इंटेलेक्चुअली पीछे होती चली गई। तो अगली बार जब इनमें से कोई भी किताब हाथ में आए तो एक बात जरूर याद रखिएगा, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक सर्वाइवर है। ये उस लंबे, नाजुक और बहुत ही ड्रामेटिक सफर का सबूत है जिसमें ज्ञान को बार बार मिटाने की कोशिश हुई, लेकिन वो। तो अब एक सवाल उठता है, अगर कागज और प्रिंटिंग प्रेस ने अपने अपने दौर की दुनिया को शेप दिया, तो हमारे समय की, आज की वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो ये तय करेगी कि हमारा कौन सा ज्ञान और कौन सी कहानियां आने वाले कल के लिए बचेंगी? इस पर सोचिएगा जरूर।